अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेड विरक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माँ ए दरख्शा का थर्ड एपिसोड लेकर, और इसकी मुसन्निफ़ा है फातिमा लगारी। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक बात करनी थी कि ये बताएं कि आप सबने हन्नान के बारे में प्रेडिक्ट कर लिया था कि उसने किया है ये सब कुछ, क्योंकि मैं तो करेक्टर ही समझती रह गई थी अभी, और हन्नान की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। और आप सबने सुनने के बाद कोई कमेंट ही नहीं किया कि कैसा था एपिसोड, या फिर आपने गैस कर लिया था। तो बताया करें कैसा लगा ट्विस्ट। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही थी, और आपने तो कोई कमेंट ही नहीं किया कि कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा लगा जैसे। तो इसलिए मैंने पूछा। तो चले जी, अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड। वो काली घटासी अंधेर रात थी, खामोश इस कदर कि सुन गिरने की आवाज भी सुनाई दे, वीरान इतनी कि वहशत हो, गहरी इतनी कि दलदल मालूम हो। रात तो बस रात होती है, बेहद तारीख होती है। दिल के अंदर छिपा खौफ उसे वहशत ज्यादा करता है, वरना वो भी तो थी जो तमाम तर मासूमियत चेहरे पर सजाए सुकून से सो रही थी। छोटा और प्यारा कमरा था उसका। बेड के ऊपर छत से जरा से नीचे लंबी सी रस्सी बंधी थी जो दरवाजे तक जाती थी। रस्सी पर जा बजा कागजी जहाज लगे थे और उनके साथ चमकते हुए सितारे। कमरे में हल्की सी खनकी थी, तभी खुद से दो गुना बड़े कंबल में लिपटी थी। आधा कंबल बेड से नीचे लटक रहा था। अपने जितने ही टेडी बियर को खुद से लगाए बहुत गहरे नींद में थी। फिर जाने कैसे उसकी नींद टूट गई। उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था, ना कोई और खास वजह। बेड से उतरकर वो कमरे का दरवाजा धकेलती हुई बाहर निकल आई। आंखों को दोनों हाथों से मलते हुए वो मास्टर बेडरूम की तरफ कदम बढ़ा रही थी। छोटे छोटे पांव उठते, फिर जमीन पर पड़ते। कोई आवाज पैदा होती, ना कोई आहट सुनाई देती। वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। मेरी तरफ देखें, पलक झपके बिना बस देखते रहें। आपने रोना है, आंखों में जमा होते आंसुओं को गिरने दे। कमरा खाली था। वॉशरूम के अध खुले दरवाजे से रोशनी के साथ साथ अजनबी आवाज ने भी कमरे का अहाता किया। अंदर शायद कोई वीडियो चल रही थी। आवाज तो रिकॉर्डेड मालूम होती थी। बाबा। बाप को कमरे में ना पाकर फिर वॉशरूम से आती आवाज पर वो कुछ डर सी गई थी। पैर अब वॉशरूम की तरफ उठ रहे थे। आपने किसी बात का जवाब नहीं देना, शौकी कैफियत दिखानी है, बस रोते जाएं, चेहरे को मुरझा लें, नजरें झुका लें। बाबा। उसने दरवाजा धकेल दिया। शीशे के पास खड़ा हन्नान चौंक कर पलटा। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सिंक में गिरा था। वो अजनबी आवाज आना बंद हो गई। ईशल। उसका लहजा बहुत अजीब सा था। आंखों में पानी था, शायद वो रो रहा था। आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हो रही थी, मगर चेहरा चेहरा सपाट था, पत्थर, बेतासुर। मुझे आपके पास सोना है, वो नींद में झूलती हुई कह रही थी। रात के किसी पहर वो उठकर उनके कमरे में आ जाती थी। बाकी रात बाप के बाजू पर सर रखकर माँ का हाथ थाम कर सोते हुए करती थी। ये उसका मामूल था। वो अब भी बस बाप के बाजू पर सर रखकर सोने आई थी। हन्नान के लब मुस्कुराहट में ढल गए। वो खुलकर मुस्कुरा दिया, ऐसे कि ऊपरी दांतों की भी नुमाइश हुई थी। उसकी मुस्कुराहट प्यारी थी, बहुत प्यारी और गर्मजोश। मेरा बच्चा। उसे गोद में उठाकर उसके गाल चूमते हुए वो वॉशरूम से निकल आया। उसे बेड पर लिटाया था। लाइट बंद की, फिर खुद भी बेड पर लेट गया। बाबा, मम्मा कब आएंगी? बाप से लिपटते हुए वो नींद में जाते हुए पूछ रही थी। बाबा है ना इशल के पास, बाबा काफी है। उसके सर पर प्यार करके उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो उसे थपकने लगा। जल्द ही वो गहरी नींद में थी। हन्नन मोहब्बत पाश निगाहों से अपनी कुल कायनात को देखता रहा। उसकी ईशल, उसकी मासूम बेटी, वो था ना उसके पास, वो काफी था। वो ईशल के लिए माँ और बाप दोनों बन जाएगा। किसी चीज की कमी नहीं होने देगा अपनी बेटी को। बहुत लाड़ों में पालेगा वो उसे, बहुत नखरे उठाएगा। उसके पास ईशल के सिवा कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था। उसे कुछ चाहिए भी नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे। तारीख कमरे में वॉशरूम के बंद दरवाजे के पार सिंक में गिरे मोबाइल पर वो वीडियो शुरू से शुरू हुई थी। बिल्कुल जरा से खुले नल से लुढ़कते हुए पानी के कतरे बाट टब में गिर रहे थे। आज के सबक में हम आपको रोना सिखाएंगे, किसी के मरने पर कैसे रोया जाता है। वीडियो चलती जा रही थी। वो आदमी बोलता जा रहा था। उसकी आवाज बाट टब में गिरते पानी की आवाज में दबती थी। मुंह तक भर चुका बाट टब अब वॉशरूम के फर्श को गीला करने लगा था। कतरों की सूरत में साफ शफाफ पानी मुसलसल गिर रहा था। टिप टिप टिप। कल रात अलमीरा से हुई गुफ्तगू के बाद सुबह वो पहले थाने जाने के बजाय अस्पताल गया था। ईशर की छुट्टी थी तो हन्नान के साथ वो भी वहीं थी। हन्नान किरण के पास कमरे में था, जबकि अम्र ईशर को लेकर कैफेटेरिया आ गया था। कुर्सी से टेक लगाए, बायां बाजू मेज पर रखे, वो पुरसोस नजरों से रगबत से नाश्ता करते हुए ईशर को देख रहा था। जहन कड़ियों से कड़ियां मिलाने की कोशिश कर रहा था। हर सवाल का जवाब तलाश कर रहा था, मगर हर जगह सवालिया निशान लगा था।
पाकिस्तान में हर रोज जाने कितनी बेटियां बाप भाइयों के हाथ मार दी जाती हैं, जाने कितने बेटे माँ को मरने के लिए छोड़ जाते हैं, हजारों शोहर बीवियों के कातिल बनते हैं। ये सब तो बहुत आम है यहाँ सर। मकतूल और कातिल के दरमियान खूनी रिश्ता होता है, कातिल मौके पर पकड़ा जाता है, जहनी तवाजुन खो देता है या जान से चला जाता है। आप अपनी बीवी को बचाने के लिए इन सबको सीरियल किलिंग का हिस्सा करार नहीं दे सकते। जाने कितनी सहेलियां दोस्त के शोहर की मोहब्बत में सहेली की जान ले लेती हैं। कौन यकीन करेगा ये कत्ल है जब आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। उसने अलमीरा के केस के मुतालिक जो अहकाम जारी किए थे, उस पर एएसपी ने उसके ऑफिस में खड़े होकर उससे सबूत मांगे थे जो इस बात को साबित करें। ऑर्डर्स जारी करने का मकसद इन सबूत को तलाश करना ही है एएसपी साहब। सबूत नहीं मिल रहे तो गढ़ लें, खुद से बनाकर पेश करें, वरना सीट छोड़ दें। आज एएसपी उठा है, कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मुंह को आएंगे और ऐसा वो होने नहीं देगा। जी बेहतर। दिल में भले गालियां निकाली होंगी मगर मुंह पर वो सर झुकाए बाहर चला गया था। अपनी रोजी रोटी को लात कोई गधा भी नहीं मारता, वो तो फिर एएसपी था। बहुत मेहनत बहुत सिफारिशों के बाद यहाँ पहुंचा था। खुद से नीचे मौजूद लोगों से इज्जत का आदी था और इसी इज्जत को कायम रखने के लिए ऊपर वालों से जूते खाने को भी तैयार था। अम्र। ईशल के बुलाने पर वो ख्यालों से निकलकर ईशल की तरफ मुतवज्जा हुआ जो नाश्ते से फारिग हो चुकी थी। जी बेटे। दोनों कोहनियां मेज पर टिकाकर वो आगे हुआ। मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करूं? दोनों बाजू मेज पर फैलाए आगे को होती हुई वो सरगोशी के अंदाज में बोली। अमर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सर आसपास में हिलाया। ईशल ने हाथ के इशारे से उसे अपने कान करीब करने को कहा। अमर आगे को झुका तो वो दोनों हाथ उसके कान के पास रखकर उसके कान में सरगोशी करते हुए बोली, बाबा इज एक्टिंग वियर्ड अमर। कल वो वॉशरूम में एक वीडियो देख रहे थे और वो रो रहे थे। परसों वो किचन में खुद से हंस रहे थे। अमर ने भर में मिलाए अचंभे से ईशल के मासूम चेहरे को देखा। कौन सी वीडियो? आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी के मरने पर कैसे रोते हैं। उसने कल रात सुने अल्फाज दोहरा दिए थे और पीछे हटी। अमर ने उलझ कर उसे देखा था। परेशानी सिकन आलूद हुई। आपने खुद देखा था? वो बेयकीन हुआ। ऐन मुमकिन है कि ईशल को गलतफहमी हुई हो। छोटी सी तो थी वो, इतने बड़े सदमे से गुजर रही थी, शायद ज्यादा महसूस करने लगी थी। यस, कल वो कह रहे थे मामा नहीं उठेंगी तो बाबा होंगे मेरे पास। लेकिन अमर, मुझे तो दोनों चाहिए ना। मासूम से कहते वो अमर के जहन में एक और जंग छेड़ गई थी। मामा उठ जाएंगी ईशल, मामा को उठना होगा। वो जरे बड़बड़ाया। जी, अलमीरा ने भी यही कहा था, मामा उठ जाएंगी। फिर बाबा ऐसे क्यों नहीं कहते? दोनों हाथ पर थोड़ी टिकाकर वो दिलचस्पी से उसे देखने लगी थी। अमर के पास देने को कोई जवाब नहीं था। हन्नान को क्यों लगता है किरण नहीं उठेगी? हन्नान? हन्नान को क्या हुआ था? वो इस वक्त न अमर का दोस्त लगता था, न किरण का शोहर, न ईशल का बाप। वो तो कोई और था, कोई और जो हन्नान के रूप में आ गया था। उनके लिए यकसर अजनबी। ये वो हन्नान हरगिज नहीं था जिसे वो 21 साल की उम्र से जानता था। वो हन्नान जो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए उससे टकराया था, जो रातों को सिसकता था, तड़पता था। ये तो वो हन्नान था जिसने 5 साल कबल उस 3 मंजिला इमारत से अमर को धक्का दिया था। हाँ, ये वही हन्नान था जो पैंट की जेबों में हाथ डाले, गर्दन तिरछी किए, गाड़ी के शीशे पर गिरे अमर को देख रहा था। शीशे की खिड़कियां उसके जिस्म में घुपी थीं। हन्नान का अक्स उसकी आंखों में डुबडुबाया था। लबों से आह तक न निकली थी। मामा उठ जाएंगी ईशल, उन्हें उठना होगा। कमर में चुभती कांच की कुर्सियों को महसूस करके दर्द को दबाते हुए खुद कलामी की थी। ईशल का अक्स उसकी आंखों में झिलमिलाया। ईशल मजीद भी कुछ कह रही थी मगर वो कुछ सुनने की हालत में नहीं रहा था। वो बस हन्नान की सिसकियां सुन रहा था और उसके कह के, मार देगा वो तुम्हें और तुम्हारे साथ बंदे हर शख्स को। जानवर है वो, दरिंदा है। किसी की गुर्राहट ने समाज के पर्दे पर दस्तक दी। हन्नान हंसता जाता था, गर्दन गिराए वो बस हंसता जाता था। गाड़ी के शीशे पर पड़े बेजान अम्ल सर से निकलते हुए खून की लकीरों को महसूस करता आंखें मूंद चुका था। होश व हवास खोने से पहले उसने आखिरी आवाज हन्नान की सुनी थी। हन्नान रो रहा था, सिसकियों के साथ, हिचकियों के दरमियान उसका नाम लेता वो मुसलसल रो रहा था। अस्पताल से वो सीधा थाने गया था। अलियार ने उजलत में आने का कहा था। उसके आते ही चंद तस्वीर उसके आगे रख दी थी। हादसे के दिन हन्नान शाम 7 बजे तक कैफे में था। कैफे के बाद वो घर गया था। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। रात तकरीबन 8 बजे वो पैदल घर से निकला है। सीसीटीवी में आखिरी बार उसे तामीर वतन स्कूल के करीब देखा गया है। फिर वो 2 घंटे बाद अस्पताल में नजर आया है। अलियार की बात सुनते अमर ने वो तस्वीर देखी जिनमें हन्नान स्कूल के पास खड़ा था। सियाह पैंट, सियाह अब्र, सर पर हम रंग ही पी कैप पहने, कैप को पेशानी तक नीचे करता दरवाजे के पास खड़ा हन्नान। कलाई में स्मार्ट वॉच पहनी थी।
अमर ने बगौर उस तस्वीर को देखा, फिर अगली तस्वीर को जिसमें वो अस्पताल में खड़ा था। हुलिया वही था, बस फर्क ये था कि अब चेहरा वाजे था क्योंकि पीकेप उतर चुकी थी। पीकेप के साथ ही स्मार्ट वॉच भी गायब थी। स्मार्ट वॉच? अमर ने सर उठाकर सवालिया निगाहों से सामने खड़े अली यार को देखा। जाए हादसा पर मिली थी, मुमकिन है हन्नान की ही हो। अली यार ने प्लास्टिक बैग में बंधी हुई स्मार्ट वॉच अमर के सामने मेज पर रखी। वो भवे सुकेड़े घड़ी को देखने लगा। सिया रंग की ये घड़ी उसने मातात बार हन्नान की कलाई पर बंधी देखी थी, लेकिन घड़ी पर लगा खून, किरची किरची हुआ डायल। वो उलझ गया। शहर के मसरूफ तरीन शाहरा, इर्द गिर्द इतनी दुकानें, फिर कैसे मुमकिन है कि कैफे के बाहर हुए हादसे को किसी सीसीटीवी में ना देखा जा सके? वो झुंझलाया था। ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई है। अली यार ने एक तस्वीर उसके आगे रखी थी। अमर ने ठहर कर तस्वीर को देखा। वो दो दोस्त थे जो सेल्फी ले रहे थे। उनके अकब में कैफे की सीढ़ियां थी और इन सीढ़ियों के पास खड़ी किरण। अलमीरा वहां नहीं थी। यकीनन वह उस वक्त अदायगी कर रही होगी। इन लड़कों से राब्ता करो, उन्होंने कुछ देखा, कुछ सुना, मजीद तस्वीर ली या नहीं, सब मालूम करो। फिर अली यार की तरफ उछालता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। यस सर। और किसी भरोसे लायक आदमी को हन्नान के ताकुब में लगाओ। मुझे उसकी हर हरकत से बाखबर रखना। एक और हुक्म जारी किया। ओके सर। अलिया ने सर को खम दिया। अमर मेज के पास से निकलकर ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अलियार भी उसके पीछे लपका। वो ऑफिस से निकलकर बाहर आया तो सामने राहदारी में शेरदिल चलता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा था। वो रुक गया। शेरदिल उसके करीब आया। आपने बुलाया था? उसके पास रुककर ठहरे हुए लहजे में कहा। हाँ, मेरा ठीक है, नाश्ता भेजा था। लहजे से फिक्रमंदी झलकती थी। मुलाजमा को भेजा था मगर वो सो रही थी, फिर मैं इधर आ गया। शेरदिल ने कंधे उचकाए। अमर ने सर को जंबिश दी। ये कार्ड लो, मार्केट जाओ। अव्वल तो एक मोबाइल देखना मीरा के लिए, फिर चंद चीजें टैक्स कर रहा हूँ, वो ले लेना, लेकर सीधा घर जाओगे। बट वैसे क्रेडिट कार्ड निकालकर शेरदिल को पकड़ाते हुए हिदायत जारी की गई। मुझे घर का भी सामान लेना था थोड़ा, वो भी ले लूं? शहरियार साहब ने कहा था। नहीं, देर हो जाएगी, मीरा को भूख बर्दाश्त नहीं होती। शेरदिल ने सर झुकाकर लबों पर उभरती हुई मुस्कुराहट छुपाई थी। चलते फिरते नजर आओ शेरदिल। अमर की नजरों से उसकी मुस्कुराहट छुपी नहीं रही थी। डपट कर कहा था उसने। शेरदिल झट सर हिलाता हुआ पलट गया था। पैंट की जेबों में हाथ डाले उसने वापस जाते हुए शेरदिल को देखा, फिर अपने कदम बढ़ा दिए। उसे अब एएसपी से मिलना था। एबटाबाद से 2 घंटे की मुसाफत पर पहाड़ों में घिरा नमली मेरा, वही नमली मेरा जहाँ खान हवेली थी, अम्र और अलमीरा का घर था, जहाँ सुबह का साफ शफाफ आसमान दिलों में जिंदगी की उमंग बेदार करता था, जहाँ पहाड़ों से बहते हुए चश्मों का शोर किसी सांस की तरह दिल के तार छेड़ता, दूर तक फैला सब्जा आंखों को घेरा करता। वहां रात का आसमान कभी तारों से खाली नहीं देखा गया। सुबह में चश्मे से पानी भरा जाता, सड़क किनारे उगाई गई सब्जियां घरों में ले जाई जाती थी, शाम में रेबड़ चढ़ाए जाते। हाँ, इतनी ही सादगी थी वहां, बरसों पहले भी, बरसों बाद भी। नदी के ऊपर बने पुल पर कदम रखो तो पसे मंजर में पहाड़ होते, दाएं बाएं पत्थरों से फूटते हुए पानी का शोर, और सामने सामने सब्जा होता था, हद निगाह तक फैला सब्जा। एक दिन की दुल्हन जैसा खूबसूरत दिखता था नमली मीरा, चांद झुककर पानी में अपना अक्स देखता हो। ऐसे मसरूकुन मनाजिर थे यहाँ के। यहाँ की फिजा मोहब्बत की खुशबू से मुअत्तर, यहाँ के दिल कांच जैसे नाजुक और चमकते हुए। फूलों से ज्यादा खूबसूरत लोग, तितलियों से ज्यादा आजाद दिल बच्चे। ऐसा था सरदार अमर खान का नमली मीरा। खान हवेली पहाड़ों पर थी। वहां से नीचे अतराफ में नजर दौड़ाओ तो सब्जे पर जा बजा छोटे छोटे घर बिखरे नजर आते थे। ऊंचे लंबे दरख्तों के पहाड़ों को अपनी लपेट में ले रखा था। हवेली से निकलकर सब्जे में ढकी ढलवान उतरकर नीचे पहुंचो तो छोटा सा गांव आबाद था। बादामी रंग की लंबी शॉल शानों पर डाले, सर पर भूरे रंग का दुपट्टा टिकाए, मामूली रफ्तार से चलते हुए वो गांव की तरफ ही जा रही थी। दाएं बाएं पहाड़ थे और वो पहाड़ों को काटकर बनाए गए रास्ते पर कदम उठा रही थी। पैरों में आरामदेह चप्पल थी। कद अच्छा था, चेहरा चमकता था। नकुश तीखे तो हरगिज नहीं थे। रंगत पठानों जैसी सुर्ख व सफेद, होंठ गुलाबी, बादामी आंखों से नरमी झलकती थी। वो सादा होकर भी इतनी पुरकशिश थी कि उनके हमरा कदम उठाने वाले वजूद की मौजूदगी का एहसास ही न होता था। यहाँ तक कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए उसे खुद बोलना पड़ा। बिला वजह तकलीफ दे रही हैं आप खुद को खानम। मैं आपकी तरफ से ताजियत कर आती। खान को मालूम हुआ तो बहुत खफा होंगे। सारे मुलाजिम उनके गुस्से के जद में आएंगे। उनके साथ साथ अपना वजूद घसीटती वो कोई 10वीं बार यही बात कह रही थी। वो डरी हुई थी। पिछली बार खानम गाँव गई थी तो मालकों के लड़के ने बदतमीजी की थी। इससे पिछली बार उनकी आंखों के सामने 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी और वो पानी की तरह बहते खून को देखकर
लड़खड़ा गई थी। खान ने दोनों बार हवेली के हर मुलाजिम को कटहरे में खड़ा किया था। तुम लोग मर गए थे जब अदीना गांव जा रही थी। उन्हें रोकने से जुबान में आबले पड़ जाते हैं। मुझे एक कॉल करते हुए हाथ टूटते हैं तुम लोगों के। अंधे गुंगे बहरे बनकर मुलाजमत करनी है तो दफा हो जाओ यहाँ से और पलट कर मत आना। वो किसी शेर की तरह धारते थे। आंखें शोला बरसाती थी। लहजा पत्थर सा सख्त और आवाज धीमी होकर भी कदर बुलंद। किसी में हिम्मत नहीं थी अपनी सफाई में कुछ कह सके। अदीना तो उनका गुस्सा देखकर ही एक तरफ हो जाती थी कि रोए जमीन पर अगर कोई उनका गुस्सा ठंडा कर सकता था तो उसे भी हवेली से गए हुए बरसों हो चुके थे। अब तो बस तूफान आता था और दिल दहला कर रख देता था। वो सब बारहा उनकी आदत के जद में आए थे। एक बार फिर आने वाले थे कि अदीना को आज हवेली के खानसामा की बेटी की ताजियत करने जाना था। चौथी बेटी थी ये। पहली तीन तो मुर्दा पैदा हुई थी। ये वाली तो फिर 4 साल की बीमार जिंदगी लिखवा कर लाई थी। 3 दिन कबल सांसें उखड़ने लगी और कुछ समझ आने से पहले जान से चली गई। खान गुस्से के इतने तेज थे कि सख्त नजरों से देखते तो रोते हुए बच्चे के आंसू भी खुश्क हो जाते थे। और अदीना का दिल इतना मोम था कि जमीन पर ली जाने वाली हर सांस का दर्द महसूस करती। बेबस होती तो अल्फाज से ही सही मरहम रखना फर्ज समझती थी। ऐसा भी कुछ नहीं कहता अमर तुम्हें। वो मबहूम सा मुस्कुराते हुए खान की तरफदारी कर रही थी। उसके नाम पर ही आंखों से मोहब्बत झलकती थी। लब दिलकश मुस्कुराहट में ढले थे। जब हम सब उनके गुस्से के जेरे असर आते हैं फिर आप क्यों नहीं बोलती बीच में। मुलाजिमा ने खफा खफा से निगाहें उनके पुरकशिश चेहरे पर डाली थी। वो सर झुकाकर हल्का सा हंसी। उनकी हंसी ऐसे जैसे बहते चश्मे का धीमा साज। सतरंगी तितली जैसी खूबसूरत, फजर के आसमान जैसी पुरनूर। वो बस एक है जो अमर का गुस्सा ठंडा कर सकती है। उसके जिक्र पर लहजे से उदासी झलकने लगी थी। रफ्तार सुस्त पड़ गई, आंखें मगमून लगने लगी थी। और वो यहाँ नहीं तो रहम क्या करे हम कमजोर लोगों पर। मुलाजमा का अंदाज इल्तिजाया था। उन्होंने मुलाजमा के हिलते लब महसूस किए मगर आवाज सुन न पाई। उनके पस मंजर में पहाड़ थे और वो उन पहाड़ों को काट कर बनाए गए रास्ते पर चल रही थी। फिर जाने कैसे एकदम से उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक से उनका दिल डूब कर उभरा। धड़कनें खतरनाक हद तक सुस्त पड़ी और लड़खड़ा गई। मुलाजमा बर वक्त उन्हें ना थामती तो वो उस बिला की ऊंचाई से गिरती चली जाती। अदीना खानम। उनकी बंद होती आंखें देखकर मुलाजमा वहशतज़दा सी चीखी थी। वो मजीद अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह पाई। सारा का सारा आसमान उनकी निगाहों के सामने घूम गया। जमीन को मजबूती से जकड़कर खड़ा पहाड़ हिलकर रह गया था। उनका सर मुलाजमा की गोद में था और वो आंखें मूंद चुकी थी। दूर कहीं चश्मे का ठंडा बर्फ पानी बहता जाता था। अलमीरा की आंख नींद पूरी होने पर खुली थी। गुज़िश्ता रात देखे गए ख्वाब का असर काफी देर तक दिल व दिमाग पर सब्त रहा था। तभी नींद आंखों से कोसों दूर चली गई थी। सारी रात करवटें बदल कर गुजारने के बाद वो सुबह फजर पढ़कर सोई थी और अब दोपहर के 2 बज रहे थे। उसने सर थके से उठाया तो हर कैद से आजाद बाल कमर पर बिखर गए। बेड ग्राउंड से टेक लगाकर उसने गर्दन तिरछी करके सोफे की तरफ देखा। सोफा खाली था। अमर जा चुके थे। वो कई पल पलके झपकती हुई खाली सोफे को तकती रही। तेज सुरमई रंग का सोफा कदरे बड़ा और आरामदेह था। इस बड़े से सोफे के बाएं तरफ एक और सोफा था, छोटा और किसी भी सख्त चीज के सहारे के बगैर। ये सोफा इतना नरम गदास था कि बंदा बैठते ही खुद को नरम फोम में हिसार में महसूस करे। सोफे पर गहरे खाकी रंग के 2 कश रखे थे। फिर उन सोफों से फासले पर रॉकिंग चेयर रखी थी। रॉकिंग चेयर के बिल्कुल सामने सीध में गहरे भूरे रंग की दीवार पर हमरंगी लकड़ी की जदीद तरीन दीवारगीर अलमारी थी जहाँ किताबें रखी थी। अलमारी के अंदर ही छोटे छोटे जलनेगार बत्तियां लगी थी जिनकी रोशनी हम वक्त ही किताबों पर गिरती थी। उसी अलमारी वाली दीवार के साथ लगे बेड पर वो बैठी थी। जहाजी साइज और जदीद तर्ज पर बना, फर्श से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। बेड के पीछे की दीवार सुरमई रंग से, जबकि बेड का रंग अम्र के आंखों जैसा था। बेड पर बिछी हुई शिकन आलू चादर, लिहाफ, तकियों के पोश, कुशन सब सुरमई रंग के थे। दाएं बाएं बिल्कुल फर्श को छूती हुई शीशे की साइड टेबल्स थे जिन पर कदरे नफीस, नाजुक और छोटे से लैंप रखे थे। बेड के आगे बड़ा सा नरम गदास कालीन बिछा हुआ था जो दायरे की सूरत में आधा बेड के नीचे से गुजरता था। जब वो पहली बार इस कमरे में आई थी, जब पहली बार अमर उसे अपने कमरे में लाए थे, तो यही इसी बेड पर बैठकर उसने सामने दीवार पर लगी एलईडी पर अम्र और जैन के साथ मूवी देखी थी। अम्र कालीन पर कुशन के सहारे नींद दराज थे। जैन ने सोफा संभाला था। उस दिन उसने उनके कमरे की बहुत तारीफें की थी। चॉकलेट, सुरमई और हल्के खाके रंग के इम्तिजाज में रंगा यह कमरा
गहरा और सादा मगर पुरसकून और महंगा लगता था। रोशनी से जरा परे क्योंकि इस कमरे का मकीन इंसोमिया का शिकार था। ग्लास वॉल पर ग्रे दबीज पर्दों के पार खूबसूरत सी बालकनी थी जहाँ दो कुर्सियां और चंद पौधे रखे थे। अमर ने वहां बेलें भी लगवाई थी जो ऊपर को उठती थी और दीवार को जकड़ती थी, नीचे को झुकती थी और रेलिंग पर कब्जा जमाती थी। कमरे और ड्रेसिंग रूम को स्लाइडिंग डोर ने अलग किया हुआ था। बेड से उतरकर बालों को जूड़े में बांधती हुई वो दरवाजा धकेल कर ड्रेसिंग रूम में चली आई। ड्रेसिंग रूम में भी भूरे, सुरमई और खाकी रंग के इम्तिजाज में रंगा था। यही हाल वॉशरूम का था। यहाँ अमर की वार्डरोब उसे हमेशा मशहूर करती थी। कत्थे रंग की ऊंची दीवार गिर अलमारियां और उनके अंदर सफेद व सुनहरी रोशनी में चमकते हुए अमर के फॉर्मल ड्रेसेस, हैंगर्स पर लटकते सूट, कोट, स्वेटर्स, शर्ट्स, यूनिफॉर्म, निचले खानों में रखे जूते, स्नीकर्स और जॉगर। अलमारी के बराबर में दीवार पर लगा हुआ बड़ा और गोल आईना। आईने के पास छोटी सी सिंगार मेज और सफेद रंग की गद्दी वाला छोटा सा ही स्टूल। मेज पर रखे अमर के परफ्यूम, क्लोन। अमर को ब्रांड का खपत था। यहाँ मौजूद हर चीज ब्रांडेड थी। उसने अलमारी के शीशे के दरवाजे को सरकाकर अमर का एक स्वेटर और ट्राउजर निकाला। दरवाजा बंद करके वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। परसों रात अमर का जो बॉडी मिस्ट तोड़ा था, आज उसकी जगह पर दो मजीद रख दिए गए थे। हाँ, कुछ महंगी और नाजुक चीजें जो वो यहाँ पहले दिन से देख रही थी, अब आराम से सिंक के पास से हटाकर कबर्ड में रख दी गई थी। वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन चीजों की कमी महसूस करते हुए उसने सर झटक कर टूथब्रश उठा लिया था। तकरीबन 20 मिनट बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई तो उसे भूख का एहसास हुआ था। बालों को खुश करने का इरादा तर्क करके वह नम बाल लिए कमर पर फैले कमरे में चली आई। आगे बढ़कर रूम फ्रिज खोला तो वहां पानी, दूध और कॉफी के अलावा कुछ नहीं था। उन 3-4 दिनों में उसे खाने के लिए कभी रूम फ्रिज को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि 3 वक्त का खाना मुलाजमा कमरे में दे जाती थी। आज वो भी गायब थी और रूम फ्रिज भी खाली था। उसने गुस्से में जोर से फ्रिज का दरवाजा बंद किया था। रखा क्यों है फिर? किस पर एहसान किया है? वो झंझलाहट का शिकार हुई। नीचे जाने की जहमत वो करना नहीं चाहती थी। कुलसकर वापस बेड पर आ बैठी। अगले 4 घंटे भूख को नजरअंदाज करती पांडा बनी इधर से उधर गिरती रही। पहले सोफे पर लेटी, किताब उठाई तो मतली सी होने लगी थी। किताब बंद करके कुछ वक्त यूं ही सोफे पर लेटकर छत को घूरते हुए गुजार दिया था। फिर कमरा समेटा, सफाई की, थोड़ी देर चहलकदमी की। बालकनी में गई तो रोशनी बर्दाश्त नहीं हुई। वापस आकर कमरे की बाकी बत्तियां भी बुझाकर रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। चैन नहीं आया तो एलईडी ऑन कर ली। गुस्सा, झुंझलाहट, बेचैनी बढ़ी तो रिमोट पटक दिया था। असल तक उसके लिए भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। उसने मजबूरन शॉल उठाई थी, अपने गर्द शॉल लपेटी और बाहर निकल आई। उसे सिर्फ शेरदिल को ढूंढना था। शेरदिल की तलाश में वो नीचे आई थी जब उसे जैन ताया के कमरे से निकलते दिखाई दिया। वो उसे देखकर फिर मुस्कुराते हुए आगे आया। अस्सलाम वालेकुम, कुछ चाहिए भाभी? लहजे से खुशगवारी झलकी। वालेकुम अस्सलाम, शेरदिल कहाँ है? शेरदिल तो खान भाई के काम से गया हुआ है, आप मुझे कह दें। जैन के लबों पर दौड़ती हुई गर्मजोशी मुस्कुराहट और आंखों से झलकती हुई उनसियत उसे थोड़ा गैर आरामदेह कर रही थी। ऐसा नहीं था वो पहली बार उससे मिल रही थी। सालों कबल काफी अच्छा वक्त गुजारा था उसने साथ। बहुत प्यारी यादें थी मगर तब वो उसके लिए अलमीरा सुल्तान थी, उसकी कजन, अब भाभी थी। बस अमर की बीवी थी, उम्र में उससे चंद साल छोटी थी। वो फिर भी भाभी कहता था, एहतराम की निगाह से देखता था। वो झिझक का शिकार होती थी, भाग जाना चाहती थी। नहीं, बस किचन बता दे किस तरफ है। शेर दिल होता तो पहले खफी का इजहार करती कि सुबह से खैरियत तक नहीं पूछी, फिर खाने का हुक्म देती। मगर आगे जैन खड़ा था और वो छोटी अलमीरा नहीं थी जो जिद करके उससे बात मनवा लेती, अपने लिए अलग से केक बनवाती, जैन को कंगाल कर देती। इस तरफ जैन ने हाथ से दाएं तरफ इशारा किया। वो सर को जंबिस देती हुई पलट गई। खुद पर जैन की निगाहें महसूस करती वो किचन में आ गई। फ्रिज खोला, मतलूबा चीजें निकाली, सैंडविच और सलाद तैयार किया। हर चीज ट्रे में रखकर जब वो ट्रे उठाकर निकली तो बेगम शहरियार को अपने सामने खड़ा पाया था। वो आगे आई, उसके हाथ से ट्रे लेकर स्लैब पर रखी, ट्रे में रखी हुई प्लेट उठाई और कूड़ेदान में उलट दी। वो पत्थर की बनी हुई उन्हें देखती रही। जिस दिन तुम्हारा शौहर इस घर में राशन डलवाए उस दिन आ जाना, जहर खुंद लहजे में कहा गया। अलमीरा ने पलक झपक कर उन्हें देखा था। कल ही खुद से अहद किया था अपने लिए लड़ेगी और पहले ही वार में बुरी तरह घायल हुई थी। उसने तो बाहर वालों से लड़ने का अहद किया था जिनके साथ एक छत तले रह रही थी, वो भी सांप बनकर डसेंगे, ये तो नहीं सोचा था। सोच लेती तो हर वार के लिए तैयार रहती। तैयार नहीं थी तभी लब भींचकर लंबे लंबे डग भरती हुई वहां से निकल आई।
तेजी से जीने फलांगते हुए उसे अपने गाल गर्म होते हुए और लाल पड़ते महसूस हुए थे। आंखें जल रही थी। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उसे लगा उसका जिस्म तप रहा था। आहानत, जिल्लत, बेबसी, ये सारे एहसास उसकी भूख मिटा चुके थे। वो लब दांतों से कुचलती हुई बेड से लगकर नीचे बैठती चली गई। उसे यहाँ के मकीनों से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं थी, मगर इतनी जिल्लत का भी नहीं सोचा था। जिल्लत जो शायद उसका मुकद्दर बन चुकी थी, जहाँ भी जाती थी गले पड़ जाती थी। एएसपी के पास कुछ खास मालूमात नहीं मिली थी। वो उसके ऑफिस में बैठे थे जब डीआईजी की कॉल आई थी। अमर को वहीं से डीआईजी के पास जाना पड़ा था। उसका दामाद पुलिस छापे में तब वाइफ के कोठे से पकड़ा गया था और अब एबटाबाद के ही किसी थाने में था। उसे छुड़ाना था। उन्होंने वहीं बैठे बैठे पहले थाने का पता लगाया, फिर उसकी अच्छी मेहमान नवाजी के बाद उसे घर भेजने का अहकाम जारी किए थे। यूं 2 ढाई घंटे डीआईजी के पास लग गए थे। फिर उन्हें चीफ जस्टिस जमान अख्तर ने अदालत बुलवाया था। वहाँ कुछ जानी पहचानी शख्सियत इकट्ठी थी। कुछ देर वहाँ ठहरने के बाद वो थाने गए थे और फिर रात के 11 बजे घर पहुंचे थे। गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो खावर तेजी से उनकी तरफ लपका। वो गाड़ी से उतरे तो खावर ने शेर दिल की नमली मीरा जाने की खबर सुनाई थी। वो जैसे ही घर आया वैसे ही नमली मीरा से कोई कॉल आई थी और वो चला गया। अपना मोबाइल भी यहीं भूल गया है। पहले भी एक बार बिना बताए चला गया था और तब अम्र के अताब के सदमे बेचारा खावर आया था, जिसने उसे शेरदिल की गुमशुदगी से बेखबर रखा था। यही वजह थी इस बार चंद घंटों के अंदर अंदर ही खबर दे दी गई थी। कितनी देर हुई है? कुल्हों पर हाथ रखे हुए पूछा गया। यही कोई 5-6 घंटे। गाड़ी लेकर गया है? हाँ जी, जैन साहब की। जैन को मालूम है? नहीं, जैन साहब की गाड़ी की चाबी मेरे पास थी, वो जल्दी में थे तो मैंने बिला सोचे समझे ही दे दी। ठीक है, देखता हूँ मैं। खबर उनके रास्ते से हट गया था। थकनजदा चेहरा लिए वो घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गए। दरवाजे से अंदर आए तो राहदारी में ही जैन मिल गया। तेरे दिल से राब्ता हुआ तुम्हारा? मोबाइल पर झुके जैन ने सर उठाकर उन्हें देखा, फिर सर को नफी में हिलाया। अमर ने गहरी सांस ली। पहले कम मसले थे, अब ये एक और खड़ा हो गया। कुछ हुआ है? अमर ने उसे जवाब देने के बजाय पैंट की जेब में उड़सा हुआ अपना मोबाइल निकाला। फिर किसी का नंबर तलाश करके कॉल मिलाई। दूसरी ही बेल पर कॉल उठा ली गई। सलाम खान, हुक्म करा। दूसरी तरफ से हवेली का मुलाजिम था। शेरदिल हवेली ते रागले दी। शेरदिल हवेली आया है? अदीना खानम की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने तो आपके लिए कॉल की थी, मगर शेरदिल ने कहा आप मसरूफ हैं। पश्तून में ही जवाब आया था। अदीना संगीता? 125। अदीना कैसी है? क्या हुआ था? वो जी गांव में जा रही थी, चकरा कर गिर गई। अब तो बेहतर है। मजीद मालूमात तो शेरदिल ही दे सकता है, वही साथ था उनके। अमर ने सख्ती से लब भींचे थे। जैन उस सब के दौरान चुपचाप उन्हें देखता रहा था। वो पश्तों से बेबहरा था, इसीलिए जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पाया था कि क्या बात हो रही थी। शेर दिल से कहना फारिग होते ही कॉल करें। और तुम लोग तनख्वाह किस चीज की लेते हो? 1000 दफा मना किया। वो कुछ कहते कहते रुक गए थे। जहन में झमाका हुआ था, शेर दिल वहां था तो अलमीरा? अलमीरा का क्या? उन्होंने जल्दी से कॉल काटी थी, मोबाइल कान से हटाया था। क्या हुआ? बाद में बात करते हैं, उसलत में कहकर वो जीनों की तरफ बढ़ गए थे। बेक वक्त 2 जीने फलांग कर वो ऊपर आए थे। कमरे का दरवाजा धकेल कर कमरे में आए तो सारा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट्स ऑन की तो पल भर में अतराफ में रोशनी फैल गई थी। निगाहें अलमीरा को तलाश करते हुए बेड की तरफ उठी थी। वो बेड के करीब ठंडे फर्श पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। मीरा? वो शताबी से उसकी तरफ बढ़े, पंजों के बल उसके करीब बैठे। उनकी आवाज पर अलमीरा ने धीरे से सर उठाया। बाल कमर पर फिसलते गए। शहद रंग आंखों की सुर्खी अमर से बहुत कुछ कह रही थी, उन्हें उनकी बेखबरी का एहसास दिला रही थी। खानान, मुझे भूख लगी है। कमजोर और नकाहत जदा सी आवाज उनके कानों में पड़ी थी। अमर ने पलक झपकते हुए बहुत कुछ हलक से नीचे उतारा था। अपनी बेखबरी पर गुस्सा आया। शेरदिल के बिना बताए जाने पर वो उसे क्रश कर देना चाहते थे। आओ उठो चलते हैं। अमर ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। उसके शॉल उसे उड़ाई और फिर उसका हाथ थामे उसे बाहर ले आए थे। वो कटी पतंग की तरह उनके पीछे चलती गई थी। दिमाग माउफ था। आसाम जवाब दे चुके थे। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। अमर जानते थे तभी 10 मिनट का सफर 5 मिनट में तय हुआ था। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके वो उसलत में बाहर निकले और निगाहों से ओझल हो गए। ठीक 10 मिनट में वो वापस आए थे। ड्राइविंग सीट पर बैठकर बर्गर उसे पकड़ाया, दूसरा डब्बा खोलकर डैशबोर्ड पर रख दिया था। मिंट सोडा के ग्लास कप होल्डर में फंसाए थे। डैशबोर्ड पर रखे हुए टिश्यू बॉक्स से चंद टिश्यू निकालकर उस क्लमसी लड़की के गोद में रखे थे। अलमीरा ने खाना शुरू किया तो वो भी सैंडविच के साथ मसरूफ हो गई।
गाड़ी में बर्गर और फ्राइड चिकन की खुशबू फैल चुकी थी। वो खामोशी से खाती रही। अमर सैंडविच खत्म करके मिंट सोडा का गिलास उठा चुके थे। विंड स्क्रीन के पार नजर आती हुई सड़क पर टिकी निगाहें कभी कभार भटक कर बराबर में बैठी अलमीरा पर जा ठिकती। कंधे से फिसलती शॉल बार बार चेहरे पर झूलते हुए बालों की लट को मसरूफ हाथों से पीछे करती। दांतों से बर्गर को काटती हुई वो उन्हें फूलों से मुअत्तर बाग में वो इकलौता फूल लगती थी जो बस उनका था। हजारों फूलों से होती हुई निगाह बस उस पर जा टिकती थी। और फिर वक्त का होश रहता, ना कोई और एहसास। अमर ने मिंट सोडा का गिलास हलक में नीचे उतारा था। कान के पीछे उड़सती लट वापस अलमीरा के चेहरे पर झूल गई थी। शॉल कंधे से फिसलकर गोद में गिर गई। हाथों पर केचप लगे होने की वजह से उसने कलाई से लट को पीछे करना चाहा था। गिलास दाएं हाथ में मुंतकिल करके बाएं हाथ से अमर ने उसकी मुश्किल को आसान किया। चेहरे पर झूलती लट को कान के पीछे फंसाया। वो रुक गई, गर्दन तिरछी करके ठहर कर उन्हें देखा जो वापस मिंट के सोडे को घूंट भरने लगे। निगाहें विंड स्क्रीन पर टिका ली और सड़क को तकने में इतना मसरूफ हो गए जैसे वह गाड़ी में तन्हा हो और सड़क को तकने से ज्यादा जरूरी कोई काम ना हो। वो भी दोबारा हाथ में मौजूद बर्गर की तरफ मुतवज्जा हो गई। कुछ ही देर में वो खाना खत्म कर चुकी थी। पेट भरा होने की वजह से उसे अब गाड़ी में फैली हुई खुशबू में मतनी सी होने लगी थी। मिंट सोडा का आखिरी घूंट भरकर अमर ने खुद ही शीशा नीचे कर दिया था। वो सीट से टेक लगाए शीशे का पार देखने लगी। ठंडी हवा के झोंके खुशगवार लगे। अमर जब कचरा फेंक कर आए तो उसने उनके पूछने पर सारी रोदात उन्हें सुना दी। मैं कि इतनी गिरी पड़ी लड़की हूँ जो खाना लेकर कूड़े में डाल दिया ताई ने। हद होती है जहालत की भी। वो सारे के सारे उसकी तरफ घूम गए थे। और मैंने जो मना किया था कि नीचे से कुछ मत लेना, तुम्हें कुछ हो जाता तो। उनकी बात पर अलमीरा का माथा ठनका था। ठीक से अमर की बात याद आई तो खुद पर गुस्सा आया। खजालत से लब दांतों में दबा लिए थे। उन्होंने ठंडी सांस भरकर उस भुलक्कड़ लड़की को देखा था जिसे भूख लगे तो सबसे पहले दिमाग बंद कर देती थी। लेकिन मैं रोज भूखी तो नहीं रह सकती, आपको घर में राशन डलवा लेना चाहिए। काफी सोचकर उसने उनकी तरफ गर्दन घुमाई। कमरे से निकलकर जरा सी गर्दन घुमाने की तकलीफ करना। नाक की सीध में किचन नजर आएगा, वो इस्तेमाल करना है आपने। वो तो मुस्कुराते हुए कह रहे थे। उसे जाने क्यों लगा उसकी कम अकली और काहली पर तंज कर रहे हैं। मुंह बसोर कर सर झटक गई। इल्हाम तो नहीं होना था मुझे, बताकर जाते। ऊंची आवाज में खुद कलामी की गई। यार मीरा, कहा तो था कि शेर दिल न मिले तो जैन से राब्ता करना। उसके पास क्यों नहीं गई? उनसे जाकर कहती कि ताई ने मेरे हाथ से खाना लेकर मेरे सामने कूड़ेदान में फेंक दिया। और मेरे शोहर को इतना एहसास नहीं हुआ कि सारा दिन में बीवी की खबर भी रख लेते। मेरे शोहर की बाजगजिश में घिरे अमर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपा पाए। कत्थई आंखों में पूरा कमाल से तबस्सुम उतरा। कुनखियों से उसे देखा जो अब शीशे के पार देख रही थी। सादा, मासूम और खपा खपा सा चेहरा। बेजरर सी अलमीरा को अमर से बेहद शिकायतें रहती थी। कितने अरसे का राशन डलवाऊं? गहरी निगाहें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। वह खामोश रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने रहमान बाबा से दुआ का कहा था। दुआ कबूल होगी या नहीं वो नहीं जानती थी। अम्र उसके जवाब के मुंतजिर रहे। फिर इंतजार तवील होते देखकर गाड़ी की पिछली सीट पर रखा हुआ मोबाइल उठाकर उसे थमा दिया। चाहो तो इतवार के बाद भी रख सकती हो। अलमीरा ने मोबाइल ऑन किया। मोबाइल में हर चीज सेट कर दी गई थी। वो कॉन्टेक्ट्स में गई थी। इमरजेंसी के नाम से एक नंबर महफूज था। उसने उस नंबर पर कॉल की थी तो अमर का मोबाइल बज उठा था। अमर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा। फिर पैर चप्पल से आजाद करके टांगे ऊपर कर बैठ गई थी। सर शीशे पर टिका लिया। अमर सरसरी निगाहों से उस पर डालकर सड़क की तरफ मुतवज्जा हो गई। गाड़ी बहुत सुस्त रफ्तार से दौड़ने लगी। वो जिस रास्ते से आए थे वापसी में उसके बजाय तवील रास्ता इख्तियार किया था। बराबर में बैठी मोहतरमा को रास्ते की तवालत पर कुछ शक सा गुजरा था मगर बोली कुछ नहीं। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में जगमगाते तारकोल बिछी हुई सिया सड़कों को घूरती रही। ऊंचे लंबे दरख्त हवा के जोर से लहरा रहे थे। रात के 11:30 की बनिस्बत रश कम था। वो गुमसुम सी बैठी हर मंजर को अपनी आंखों में कैद करती रही। बहुत देर बाद अमर की आवाज समाज से टकराई थी। किसी चीज की जरूरत? कुछ चाहिए? उसने सोचने के लिए थोड़ा वक्त लिया। फिर धीरे से सर अस्पात में हिलाया। मेडिसिन लेनी है? उन्होंने माथे पर बल डाले एक निगाह उस पर डाली। फिर वापस विंड स्क्रीन के पार देखने लगी। तबीयत ठीक नहीं है? बीपी लो था आज मेरा। सीएससी चाहिए और कैल्शियम की भी कुछ टेबलेट्स। सर झुकाए गोद में रखे हाथों को तका। मेरी बीपी की मरीजा। उनकी महसूस सी खुद कलामी अलमीरा ने बआसानी सुनी थी। मुंह फुलाकर गर्दन घुमाकर उन्हें देखा जो जेरे लब मुस्कुराए थे।
वो सर झटकती हुई वापस गोद में रखे हुए हाथों की तरफ मतवज्जा हो गई। गाड़ी एक मार्ट से जरा फासले पर रोककर उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली थी। आओ, आप ले आए। सुस्ती उरूस पर थी। उन्होंने अपना मोबाइल उठाकर उसे पकड़ाया। उसने मोबाइल थामा, सोच सोच कर दवाई के नाम लिखे, फिर कुल आंखों से उन्हें देखा, हिचकिचाहट का शिकार होकर लब दांतों में दबाए। क्या चाहिए? वो उसकी नजरों का मफहूम समझ गए थे। सेंटेड कैंडल्स, लेवेंडर वाली, मुझे उनके बगैर नींद नहीं आती। चेहरे पर बला की मासूमियत सजाए मोबाइल उनकी तरफ बढ़ाया। और कुछ? बस। वो सर को जम्बिस देकर बाहर निकल गए। सर शीशे पर टिकाकर वो थकी थकी निगाहों से उन्हें जाता देखती रही। रात के अंधेरे में बरकी कुमकुमों में जगमगाता मार्ट लोगों से भरा पड़ा था। दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी थी। एक तरफ एक आदमी झिलमिलाते हुए गुब्बारे लेकर खड़ा नजर आया। चंद बच्चे गाड़ियों की तरफ भागे। एक आदमी फोन कान से लगाए शो पर हाथ में लिए दूर जा रहा था। वो पलके झपकाती कतरा कतरा पिघलती रात के जर्द रोशनियों में नहाते हुए सुस्त से मनाजिर को तकती रही। फिर वो आए थे, अम्र खानान। दाएं हाथ में शॉपर, बाएं हाथ में चॉकलेट जिसे उन्होंने दांतों से तोड़ा था। वर्दी में मलबूस दराज कद अम्र अब स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े सड़क पार करने के लिए दाएं बाएं देख रहे थे। गाड़ियां मुसलसल आ जा रही थीं। हवा के झोंके से नरम से बाल पेशानी पर गिरकर बिखर रहे थे। वर्दी उन पर जस्ती थी, इतनी कि वो गुमसुम निगाहों से उन्हें देखती रही। वो वहीं खड़े थे जब किसी ने उन्हें पुकारा। वो उसकी बात सुनने लगे, संजीदगी से कुछ कहते गए, फिर सड़क पार करके गाड़ी के पास चले आए थे। उन्होंने पिछली निशिस्त का दरवाजा खोला, शॉपर्स सीट पर रखे। फिर दरवाजा बंद हो गया। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर वो निशिस्त पर बैठ गए थे। हाथ में मौजूद चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे वो बिना तरद्दुद के थाम गई। वो पिछली निशिस्त की तरफ घूमी। अलमीरा ने टक से चॉकलेट को दांतों से तोड़ा। उन्होंने एक शॉपर उठाकर उसकी गोद में रखा था। चॉकलेट को हलक से नीचे उतारते हुए उसने शॉपर के अंदर झांका। सिर्फ कैल्शियम की ही नहीं, डोपामाइन की भी जरूरत है तुम्हें। हर वक्त कुड़ती रहती हो। वो उसके फूले हुए गाल देखकर महजूज सा मुस्कुराए थे। उसने मुंह बसोर कर नाक सुकेड़ी थी। अमर गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे। उसने शॉपर में से एक चॉकलेट उठाया, रेपर उतारा, तिरछी नजरों से उन्हें देखा, जिनके चेहरे पर थोड़ी देर पहले की संजीदगी के बजाय नरम से तासुरात थे। बहुत सोचकर उसने चॉकलेट उनकी तरफ बढ़ाया। वो गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए चॉकलेट थाम गए थे। उसने शॉपर में से दूसरा चॉकलेट उठा लिया। अलमीरा अपने चॉकलेट ऐसे ही किसी को नहीं दे देती थी, न ही अमर की चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा हर किसी को नसीब होता था। जो चॉकलेट बांट सकते हैं, वो दुख, दर्द, खुशी सब बांट सकते हैं। अगले दिन वो सुबह 12 बजे उठी थी। अमृत जा चुके थे। वो कई पल चित लेटी हुई छत को घूरती रही, फिर हाथ मारकर बराबर में मोबाइल तलाश किया। मोबाइल मिल गया। रोशन स्क्रीन पर अमर का पैगाम जगमगा रहा था। राशन डलवा दिया है खानम। वो कई पल खामोशी से उस मुख्तसर से पैगाम को देखती रही। खुदा जाने कितने अरसे का राशन डलवाया होगा उन्होंने। निचला लब दांतों से काटती हुई वो उठ बैठी। मोबाइल सेट टेबल पर रखकर बालों को जूड़े में समेटा और बेड से उतर गई। रुककर बेड की शिकन आलू चादर को देखा। उसे जैसे अमर पर तरस आया था। बगैर देरी के चादर समेट दी। बालकनी की तरफ खुलते हुए शीशे के दरवाजे से पर्दे हटा दिए। फिर अमर के कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली आई। कुछ देर बाद वो गीले बालों को तौलिया में लपेटे फ्रिज खोले खड़ी थी। फ्रिज में कॉफी, दूध और पानी के साथ साथ कई चीजें मौजूद थी, मगर सब कुछ मीठा था। चॉकलेट्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री और ब्ला ब्ला। वो बचपन में उन सब की दीवानी थी। अमर भी उस सब का नाश्ता करते थे, लेकिन अब तक करते होंगे उसे अभी मालूम हुआ था। वो घर का खाना नहीं खाते थे। जैन लाला मौसर न होते तो वो उन्हीं चीजों पर जिंदा रहते थे। रही बात अलमीरा की, तो वो तो कब का अपनी पसंद, अपने शौक भूल गई थी। खास तौर पर वो पसंद जो अमर की याद दिलाए, जैसे चॉकलेट का रंग, पिघलती हुई आइसक्रीम की नरमी और आइस्ड केक की मिठास। फ्रिज से एक पेस्ट्री उठाकर मोबाइल पकड़कर वो सोफे पर बैठ गई थी। जो काम अमर ने इतने दिनों में नहीं किया था, अब वो करेगी। उसने मोबाइल पर बैंक की ऐप इंस्टॉल की, लॉगिन हुई और इस माह की तनख्वाह उड़ाने बैठ गई। यहाँ से फरागत मिली तो अमर की तलकीन के मुताबिक कमरे से निकलकर जरा सी गर्दन घुमाई तो किचन नजर आ गया था। गालिबन राशन यहीं डलवाया था। वो बालों को जूड़े में समेटकर नाश्ता बनाने खड़ी हो गई थी। 1-2 घंटे बाद ही खाबर दरवाजे पर खड़ा अलमीरा के नाम का पार्सल ले आ रहा था। वो अभी एक पार्सल उसके कमरे में पहुंचाकर वापस आता कि दूसरा दरवाजे पर खड़ा होता। 3 चक्कर लगाने के बाद उसने पार्सल जमा करना शुरू कर दिए। वो एक ही बार ये सारे अलमीरा तक पहुंचाने का इरादा रखता था। जब ये सिलसिला थमा तो उसे अलमीरा के कमरे में जाने की जरूरत महसूस न हुई। वो खुद वहां आ गई थी। अंदरूनी दरवाजे की चौखट
पर खड़े होकर उसने थके थके खावर को देखा था। दरवाजे से उसका पार्सल लेकर पलटता खावर उसे सामने पाकर झिटक कर रुका। खानम, आप, कोई काम है? नहीं, शेरदिल कहाँ है? वो तो जी नमली मेरा गया है, जाने कब आए। दोनों हाथ आगे बांधे मौतबाना से अंदाज में खड़ा खावर नजरें झुकाए एहतराम से कह रहा था। उसके जवाब से अलमीरा मायूस हुई थी। उसने इतने बड़े घर में एक वही तो था जिससे बात करने की ख्वाहिश ने उसे कमरे से निकाला था। अब वो भी मौसर नहीं था। सर झटक कर खावर के हाथ से पार्सल लेकर वो पलट गई। आपने अच्छा किया आप आ गई। वो घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जब अकब से आती हुई खावर की आवाज ने उसके कदम रोक लिए थे। वो मुड़ी, बाएं आबरू उचकाते हुए सवालिया निगाहों से उसे देखा। बात मुकम्मल करने की हुक्म जारी किया। गुज़िश्ता 10 सालों में ये पहली बार हुआ है कि अमर खान लगातार 4-5 दिन घर आए हैं। उसके लबों पर गमगीन सी मुस्कुराहट रेंग गई थी। अलमीरा ने अचंभे से उसे देखा था, जो सर को खम देकर पलट गया था। वो कई पल वहीं सुन खड़ी उसे जाती हुई देखती रही थी। धड़कनें सुस्त पड़ी थी, सांसें टूटने लगी थी। 10 सालों में पहली बार, और 10 साल कबल क्या हुआ था सब जानते थे। अलमीरा ने अमर को धुतकार कर सारी दुनिया उनसे छीनी थी। उन्हें गुनाह करार देकर उन्हें उनकी ही नजरों में गिरा दिया था। उसने वो सब किया था जो अमर को उससे नफरत पर मजबूर कर दे। उसने दुआ भी की थी, फिर ऐसे क्यों था कि उसकी दुआ कभी कबूल नहीं हुई? अमर उस रात में कैद क्यों हो गए थे? वो घर का रास्ता क्यों भूल जाते थे? उसके सुकून के लिए अपना सब वार देने वाले सुकून पर अपना भी थोड़ा सा तो हक समझ लेते। इतना कि थका देने वाले दिन के बाद घर आकर सो जाएं। इतना कि तकिए पर सर रखते ही नींद उन पर मेहरबान हो और किसी दवा की जरूरत ना हो। बस यही चाहा था उसने। बस इतना सा कर लेते वो। फिर क्यों इतने जिद्दी क्यों थे वो? आखिर क्यों वो उनके लिए नासूर बन गई थी? अमर की जिंदगी में अलमीरा रिश्ते में जख्म की मानिंद थी। ऐसे जख्म जो धीरे धीरे जान ले रहा था, तड़पा रहा था, कतरा कतरा खून निचोड़ रहा था। आप दुआ करें ना चचा, खानान को मुझसे नफरत हो जाए। इतनी नफरत कि आइंदा कभी मैं सामने जाऊं तो चेहरा मोड़ ले वो। इतनी नफरत कि मेरा नाम तक जुबान पर ना लाए। दुआ करें ना चचा। वो रोई थी। वो तुम्हें देखकर जीता है अलमीरा, तुम चाहती हो मैं उसकी मौत की दुआ करूं? मुजाहिद खान के सवाल पर उसे बिल्कुल चुप लगी थी। नमकीन पानी के कई कतरे रुखसारों पर बहते गए थे। सांस लेना मुहाल हुआ था। मुंह से सिसकी निकली और फिर वो दाएं हाथ आंखों पर रखे बिलक बिलक कर रोई थी। खानान की मोहब्बत नहीं नफरत चाहिए। वो मेरे मामले में इतने बेबस क्यों हैं? बहुत रोई थी वो उस दिन। हर सांस जान पर भारी थी। हर लम्हा आसा मालूम होता था। मुजाहिद खान चाहकर भी तसल्ली के दो बोल नहीं दे पाए थे और वो बिखरती गई थी, टूटती गई थी। जिन लड़कों ने उस रात कैफे के बाहर ली गई तस्वीर इंस्टा पर डाली थी, वो लड़के यहाँ के रहिश नहीं थे। सैर तफरी के लिए आए थे और उसी रात एबटाबाद छोड़ चुके थे। अलियार ने उनका राब्ता करने की कोशिश की तो पुलिस का नाम सुनकर ही कॉल काट दी गई थी। अब एक ही हल था, अलियार खुद पेशावर जाता। अमर के कहने पर वो फौरन पेशावर के लिए निकल गया था, क्योंकि आने जाने में एक दिन तो लग ही जाना था। तो अलियार की तरफ से नई मालूमात का इंतजार करते हुए अमर ने अलमीरा के घर का मामला देखा था। वो उस शख्स से मिले थे जिससे शहरियार साहब ने जाली कागजात बनवाए थे। सारा काम इतनी सफाई से हुआ था कि कहीं कोई झोल नहीं था। कोई साबित ही नहीं कर सकता था कि ये धोखा है। भले ही उस आदमी ने जरा सी मेहमान नवाजी के बाद मुंह खोल दिया था, मगर फिर भी घर शहरियार साहब से वापस लेना मुश्किल था। बावजूद इसके कि वो रास्ता निकाल लेते, लेकिन फिलहाल वो अलमीरा को वक्त देना चाहते थे। जब जैसे जिस तरह वो चाहे वैसे करना चाहते थे। वो अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आई थी। वो अब भी उसे अपनी मर्जी करने देना चाहते थे। 5 साल कब्ल जाने से पहले उसने पलटकर देखना तक गवारा नहीं किया था। 5 साल बाद अगर वो पलटकर लौट आई थी तो कुछ तो सोचा होगा, कोई प्लान तो होगा उसके पास। वो मुंतजिर थे कब उसका प्लान में वो उन्हें भी शामिल करेगी, कब वो अपनी जिंदगी में उन्हें भी जगह दे। उस दिन वो जल्दी घर आ गए थे, तकरीबन शाम 7 बजे तक। जिस वक्त सफेद एसयूवी घर के अंदर दाखिल हो रही थी, उस वक्त उन्होंने एक बाइक सवार को खबर को कोई पार्सल देते हुए देखा था। गाड़ी रुकी तो वो बाहर निकल आए। दरवाजा बंद करके उन्होंने मुड़कर खावर को देखा, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। अलमीरा खानम का पार्सल है। अमर ने पार्सल पकड़ लिया। आज सारा दिन रौनक लगाए रखी थी डिलीवरी मैन ने। वो हंसकर कह रहा था। अमर ने अचंभे से उसे देखा। तो क्या उनकी कयामत जितने बड़े 5-6 दिन बाद वो अपने स्केप जोन से निकल आई थी? शेरदिल आया है। खबर ने सर नफी में हिला दिया। वो सर को जम्बिस देकर आगे बढ़ गए। बिना रुके घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ जाते। अगर आंख के किनारे से लॉन में कुर्सी पर बैठी हुई अलमीरा की झलक न देख लेते। वो रुक गए। ठहरना लाजिम हुआ।
गर्दन घुमाकर बाएं तरफ लॉन के अहाते में बीचों बीच मेज के पार रखी हुई कुर्सी पर बैठी अलमीरा पर नजर टिकाई। वो दूर थी, इतना कि वो कोई किताब पढ़ रही थी। वो जान गए थे, मगर कौन सी वो ये नहीं देख पाए थे। उनके कदम बेइख्तियार ही लॉन की तरफ उठे थे। दूर तक फैला सब्जा, झड़ते हुए पत्ते, घर की बुलंद दीवारें, दीवारों पर लगे बड़े बड़े पत्थर, पत्थरों के दरमियान जगमगाते बरगी कुमकुमे। हर शय निगाहों से ओझल हो गई थी। वो बस कुर्सी पर दोनों टांगों ऊपर किए खुद में सिमटी हुई अलमीरा को देख रहे थे। घुटने पर किताब रखे, कोहनी कुर्सी के हत्थे पर टिकाए। वो उनकी आमद से अनजान थी या अनजान बन रही थी, वो नहीं जान सके। घने खमदार बाल क्लेचर में मकीद थे। पिस्ते रंग की लंबी कमीज, सफेद ट्राउजर और कंधे पर रखा हुआ शेफॉन का दुपट्टा, हल्के और ठंडे रंगों में उसका चेहरा निखरा निखरा लग रहा था। गाल और नाक ठंड से सुर्ख पड़ रहे थे। निचले लब के किनारे पर दिल मुंजमद था। हर बार वो उसे देख कर ठहर जाते थे। हर बार वो नए सिरे से दिल में उतरती थी। हर बार अमर खानजादा को अलमीरा सुल्तान से मोहब्बत बस हो ही जाती थी। तेरा हुस्न दस्ते ईसा, तेरी याद रोवे मरियम खड़े रहेंगे। वो उनकी आमद से अनजान थी, न उनके मिसमराइज होकर ठहर जाने से। दो उंगलियों से वर्क पलटते हुए सादा से लहजे में पूछा गया था। अमर चुपचाप सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। हाथ में पकड़ा हुआ पार्सल मेज पर रख दिया। कैसी हो? बंद मुट्ठी पर गाल टिकाए कोहनी कुर्सी के हत्थे पर टिका कर पूछा। जिंदा हूँ, वरना कल आपने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, वो तंज के बगैर कोई बात नहीं कर सकती थी। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। बिला तरद्दुद पेशवानी से कहा था। मुकाबिल की निगाहें हनूज किताब पर टिकी थी। जवाबन कुछ कहना जरूरी नहीं समझा गया। उन्होंने भी जवाब का मुतालबा नहीं किया। वो सामने बैठी थी, काफी था। होंगे दुनिया में बहुत से खूबसूरत मनाजिर जिन्हें देखकर आंखें ठंडी की जाए, दिल में सुकून उतरता महसूस हो, मगर उनके लिए वो मंजर अलमीरा थी। उनके सामने बेफिक्री से बैठकर किताब की वरगर्दानी करती अलमीरा। पिस्ते रंग का दुपट्टा हवा के झोंके से हल्का हल्का लहराता हुआ घास को छू रहा था। अकब में नीम के दरख्त से छोटी छोटी सफेद फूल हवा के झोंकों से मुसलसल नीचे गिर रहे थे। सफेद फूलों की बारिश हो रही थी। निगाहों के मुंजमद कर देने वाला मंजर था। देखने वाले का ठहरना लाजिम था। फिर भी अमर को उसमें कुछ दिलचस्पी न लगा। वो बस बस अलमीरे की तरफ मतवस्सा थे, सारे के सारे उसकी तरफ। किताब का एक और खस्ता सा सफा पलटने की आवाज सुनाई दी। उनकी निगाहें लंबी और नाजुक उंगलियों में मौजूद अंगूठियों पर टिकी। अंगूठे के अलावा चारों उंगलियों में बारीक चांदी के रंग की अंगूठियां थीं। अलमीरा की 10 में से 6 उंगलियों में हम वक्त अंगूठियां पाई जाती थीं। उन्हें अंगूठियों को तकते हुए समाज से एक चहकती हुई आवाज टकराई। खानान, ये देखें कैसी लग रही है मेरे हाथ में। जमरद जड़ी अंगूठी अंगुस्ते अमानत की जीनत बनाकर हाथ उनके सामने लहराया गया। गौर से देख लें, साइज नोट कर लें, बाद में मौका मिले ना मिले। जैन ने उनके कान में सरगोशी की थी। हवा के झोंके से नफीस क्लेचर में मक्कीद बाल लहराए थे। यकटक उसे देखते वो मुस्कुरा दिए थे। सर जरा सा झुकाकर हल्का सा हंस दिए थे। किताब का सफा पलटती हुई अलमीरा ठहर गई। निगाह उठाकर उन्हें देखा, जो चेहरा झुकाए हल्का सा हंसे थे। फिर सर उठाया, नजरें मिली। लबों पर रेंगती हुई मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की गई। वो नाकाम रहे, तभी मुस्कुराते हुए चेहरा घुमा गए। वो हैरान हुई। हंस क्यों रहे हैं? पूछे बिना न रह सकी वो। कुछ याद आ गया था, मुस्कुराते हुए कहा गया। अलमीरा ने नाक सिकेड़ी थी। उनके अंदाज पर अमर के लबों पर दौड़ती हुई मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? इश्तियाक से पूछा गया। जवाब देने की तकलीफ नहीं की गई। तुम्हें पता है, तुम इस ओल जोल हुलिये में मुंह फुलाए पैर पटकते नाक सिकेड़ती हुई खफा खफा निगाहों से देखती इतनी प्यारी लगती थी कि मैंने सोच रखा था तुम्हें इतवार में भी घर नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन अब मैं कश्मकश में मुब्तला हो गया हूँ। तुम ऐसे ही प्यारी लगती रहोगी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा मैं। वो मुस्कुराते हुए इतने आराम से कह गए थे कि अलमीरा को सांस तक रोकना पड़ा। ठंडी हवा के झोंके ने उससे टकराए। गाल लम्हे में गुलाबी हुए थे। धड़कनें बेतरतीब हुई और वो फौरन निगाह का रुख बदल गई। निचला लब दांतों में दबा लिया। ये कोई तरीका नहीं होता किसी की तारीफ करने का। कभी गुस्सा करो, चीखो चिल्लाओ, चीजें उठा उठा कर पटको, फिर मैं गौर से तुम्हें देखूंगा और फैसला करूंगा कि इस वक्त तुम्हारे गाल ज्यादा गुलाबी हो रहे हैं या गुस्से में रंग मजीद गहरा होता है। बंद मुट्ठी पर गाल टिकाए, चेहरा जरा सा तिरछा करके मुसलसल मुस्कुराते हुए वो हिज उठाती निगाहों से उसके गालों को तकते थे। इन रुखसारों पर यह रंग पहली बार उस रात देखा था, जब नमली मीरा में वो उनका इंतजार करते करते सो गई थी। जब उसके चेहरे पर झूलती लट कान के पीछे उलझते हुए अमर को अंदाजा हुआ था
اس की नींद कितनी कच्ची थी। जब वो नींद से बोझल आंखों से उन्हें देखती सांस तक रोक चुकी थी। हाँ, तब तब भी उसके गालों पर यही सुर्खी माइल रंग था। तब भी वो ऐसे ही नजरें फेर गई थी। आप आज जल्दी इसलिए आए हैं कि मेरा सुकून गारत करें? खुद को संभाल कर तड़क कर पूछा। अरे, हमें तो लगा था खातून खाना डिप्रेशन में जा रही हैं, मगर आप तो मेरे आने जाने की घड़ियां गिनती रही हैं। महजूज सा हंसे थे। अलमीरा ने कुलस कर उन्हें देखा था। मेरा वक्त ना बर्बाद करें खानान। वक्त तो आपने बर्बाद किया है 5 साल। अलमीरा ने झटके से किताब बंद करके मेज पर पटकी थी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। वो उठ खड़ी हुई। तुम्हें नहीं लगता हमारे पास कहने सुनने को बहुत कुछ है मीरा? अलमीरा ने ठहर कर उन्हें देखा। कमरे में मत आइएगा। हुक्म जारी करके मेज पर रखी हुई किताब झपट कर वो आगे बढ़ गई थी। अमर ने गहरी सांस लेकर गर्दन पीछे की तरफ गिराई थी। लोन एकदम से बेरौनक हो गया था। हर रंग ज़ाइल हो गया, हर मंजर आम हो गया। वो जा चुकी थी। अमर काफी देर वहीं बैठे रहे। ये सफाए गम का चारा, वो निजाते दिल का आलम। तेरे हुस्न दस्ते ईसा, तेरे याद रोई मरियम। वो उन्हें कह आई थी कि कमरे में न आए। वो नहीं आए थे। काफी देर नहीं आए थे। वो थोड़ी ही देर में किताब से उकता गई थी। किताब रखकर टहलने लगी। चंद पल में ही झुंझलाहट का शिकार हुई और बालकनी में चली आई। अमर वहीं बैठे थे, कुर्सी पर बैठे, सर पीछे को गिराए आसमान को तकते। वो लब दांतों में दबाए उन्हें देखे गई। नीम के दरख्त से झड़ते सफेद फूलों की बारिश में घिरे अम्र निगाहें आसमान पर टिकाए जाने क्या ढूंढ रहे थे। उसे अजीब मुश्किल में डाल गए थे। वो बात करने की कोशिश करते थे तो उठ जाती थी। अब धड़कते दिल का शोर सुनती यकटक उन पर नजरें टिकाए खड़ी थी। कमरे में टहलते हुए 2 मिनट में ही उगता जाने वाली अलमीरा दोनों बाजू रेलिंग पर टिकाए काफी देर तक बिना थके लॉन के मंजर देखती रही। यादों की एक लहर आई और उसे अपने साथ लिए बहती चली गई। पहाड़ों से गिरता चश्मे का पानी नदी की सूरत पत्थरों के बीच से बहता जाता था। पुल पार करते ही वो अमर के हाथ छुड़वाकर पानी की तरफ भागी थी। भागते हुए बड़े बड़े पत्थरों को अबूर किया था। पीछे से अमर अरे अरे करते रह गए और उसने सीधा पानी के पास पहुंचकर दोनों पांव पानी में डाल दिए थे। पानी ठंडा था, यह बर्फ जैसा ठंडा। उसके मुंह से चीख निकली थी। खानान! बड़े से पत्थर पर बैठे अमर उसकी रोती हुई सूरत देखकर हंस दिए थे। और वो रोती थी। पत्थर पर बैठकर आंखों पर हाथ रखे बेतहाशा रोई थी। वे जाने कब वो आए थे, जाने कब से खड़े उसे रोता हुआ देख रहे थे। ये इतने सारे आंसू मेरे लिए हैं? लहजे में हैरत थी, बेइंतहा हैरत। उसने सर उठाकर सामने खड़े हुए अमर को देखा और अपना रोना भूल गई थी। वो दिलचस्पी से उसके गालों पर आंसू के मिटे मिटे निशानात देखते हुए पंजों के बल उसके सामने बैठ गए। क्या बहुत मिस कर रही थी? हिज उठाती हुई निगाहें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मैं अकेली थी। आवाज भर्रा गई। अरे, मेरा बालू घर में 10 लोगों के होते हुए भी अकेला था। वो शरारत से मुस्कुराते जाते थे। आप तो नहीं थे ना? टिप टिप टिप। सब कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत सर पर चढ़ा रखा है, लेकिन जब तुम मेरी इतनी कदर करती हो तो मुझे अपना लाड प्यार कम लगता है मीरा। तुमसे पहले किसी को मेरे आने जाने से फर्क नहीं पड़ा। तुम अजीब हो, बहुत अजीब। मेरी आदतें खराब कर रही हो। निगाहों में बेहद नरमी समोए उन्होंने होने से उसके बाल सहलाए थे। वो डुबडुबाई आंखों से उन्हें देखे गई। आम्र का अक्स शहद रंग आंखों में चमकती नमी में झिलमिला गया। मंजर बदल गया। मेरे गाल छोड़े वरना चीखूंगी मैं। अमर लाड में उसके गाल खींच रहे थे और वो गुस्से में भरी बैठी थी। यार, इतने प्यारे क्यों है ये? मेरा भालू ऐसे ही गोल मटोल रहना तुम। वो हंसे थे। खुद होंगे भालू, जंगली बिल्ले। और तुम पांडा, बीबी की मरीजा, बिल पतोड़ी। अमर खानान! वहां लग के बलचिकी थी। अमर हंसते चले गए थे। खुदा का खौफ करो यार, चीखे तो ऐसे मार रही हो जैसे दुश्मन घुस आए हैं। चूहे को देखकर बेड पर चढ़कर चीखती हुई अलमीरा को देखकर उन्होंने कुल्हों पर हाथ रखे हुए उसे झड़का था। चूहा है, इतना बड़ा चूहा। इसे मारने के बजाय मुझे सुना रहे हैं आप? मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, चूहा भी नहीं। उसे लगा था वो चूहे से जान छुड़ाने के लिए कह रहे थे। वो उनसे खफा हुई थी, मगर अमर के होते हुए वाकई कोई उसे कुछ नहीं कह पाया था। तब भी नहीं जब वो उसे कलाई से पकड़कर घसीटते हुए जा रहे थे। तब भी नहीं जब वो उन्हें खुदा के वास्ते दे रही थी। बहुत रोई थी वो। कह रही थी मर जाएगी और मर ही गई थी वो। मगर कोई कुछ न कर सका। दरवाजे पर दिए गए हॉर्न की आवाज ने उसे वापस एबटाबाद में लापटका था। नम सांस अंदर उतारते हुए उसने सफेद ग्रैंडी को पोर्च में रुकते देखा। अमर गर्दन तिरछी करके गाड़ी से उतरते हुए जैन को देख रहे थे। जैन उनकी तरफ चला आया। उसने उनसे कुछ कहा, फिर अमर उठ गए। दोनों वहां से हट गए। वो भी शिकस्त कदमों से कमरे में आ गई थी।
रॉकिंग चेयर पर बैठकर सर कुर्सी पर टिका दिया। जाने क्यों यकलक थी, कमरे में घुटन होने लगी थी उसे। सीने पर भारी बोझ आन पड़ा था। हलक में कुछ अटकने लगा था। हर लम्हा उसे महसूस होता था कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। वो दुनिया में किसी भी दूसरी जगह चली जाए, बस अमर के पास नहीं, बस उनके साथ नहीं। एक डर का सा लगा रहता था, अब कुछ होगा, अब उससे सब छिन जाएगा। जो उसका नहीं है वो भी चला जाएगा। सालों से इसी खौफ के जेर असर जी रही थी वो। अमर पास होते थे तो ये खौफ शिद्दत इख्तियार कर लेता था। उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है ना, साबित करना है कि वो कातला नहीं है। इसके लिए उसका यहाँ रहना जरूरी नहीं। वो हॉस्टल में रह सकती है, ताया के साथ मामला वो किसी भी और तरीके से तय कर लेगी। वो चाहती थी कि वो उन्हें बताए जिससे उन्होंने उसकी छत छीनी थी, वो उनकी क्या लगती थी। पूरे हक से उनके ही घर में रहकर वो उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहती थी कि अलमीरा क्यों, वही क्यों। अब वो नहीं पूछना चाहती थी, वो जाना चाहती थी। अमर से दूर जाना था उसे, बहुत दूर। खानम, खाना खाया था आपने आज? अमर की आवाज पर वो चौंक कर कुर्सी पर सीधी हुई थी। वो कमरे में कब आए? सुरमई प्लेटेड ट्राउजर पर स्या टर्टल नेक स्वेटर पहने वो अभी नहाकर निकले थे। नमबाल माथे पर बिखरे हुए थे। हाथ में भीगा तौलिया था जो शायद बालकनी में लटकाने जा रहे थे। रास्ते में वो बैठी थी तो रुककर उससे पूछ लिया था। वो गहरी सांस लेकर रह गई, सर वापस कुर्सी पर टिका लिया था। उन्हें जवाब देना भूल गई। तबीयत ठीक है मीरा? नरमी से पूछा गया। फिर जवाब का इंतजार किए बिना रॉकिंग चेयर के हाथे पर रखे उसके दाएं बाजू की तरफ मुतवज्जा हुए। उन्होंने उसकी नब्ज देखने के लिए जैसे ही कमीज का आस्तीन खिसकाना चाहा, अलमीरा ने झटके से अपना हाथ खींचा था। टूटती झूलती सांसों के दरमियान आंखों में बेपनाह खौफ लिया उन्हें तका था जो उसकी हरकत पर कर्ब से उसे देखे गए। आंखों में कुछ जोर से चुभा था। चेहरा एकदम देखने लगा था। निगाहें उसके चेहरे से फिसलते उसके बाजू पर टिकी जो वापस ढका जा चुका था। मुट्ठी भींच ली गई थी। गिल्टी सी अमर के हलक में उभर कर मालूम हुई थी। चेहरे पर छाया हुआ सारा सुकून लम्हों में जायल हुआ। जब से लब भींचते हुए वो बालकनी की तरफ बढ़ गए थे। वो चंद पल लब जोर से एक दूसरे में पेवस्त किए खुद को रोने से रोकती हुई पत्थर की बनी बैठी रही। फिर जब बर्दाश्त ने जवाब दिया तो तेजी से उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बेसन में झुकते हुए उसे के आई थी। कातिल है वो तुम्हारे बाप का, हरामजादा है, लोग थूकते हैं उस पर। माँ चीखी रही। बहुत पाकिज़ा हो ना तुम लोग, मुझ जैसे हरामजादे के साथ रहना जेब नहीं देता। कोई उसे नोच रहा था, चीर फाड़ रहा था। वो हलक के बल चीखती थी, मगर उसकी हर चीख बादलों की गड़गड़ाहट में दबती जाती थी। उसने हारे हुए जुआरी की तरह निढाल होकर नल खोला। तेजी से गिरते हुए पानी को देखते हुए आंखें जलने लगी थी। हलक में अटकते हुए आंसू के गोले ने सांस लेना मुहाल किया। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आपके पोते से मोहब्बत कर बैठी। मैं ही पागल हूँ जो उनकी एक निगाह के लिए अपना सब वार देने को तैयार होती हूँ। अहानत, जिल्लत, बेबसी, मुंह पर पानी के छपाके मारते हुए वो उन सब एहसासात को धो देना चाहती थी, मिटा देना चाहती थी जो उसे उस वक्त महसूस हुए थे। मर क्यों नहीं जाते आप? वो चीखी थी। मर जाऊं ताकि कल तुम चार और लोगों के सामने कलाई पर छुरी रखकर खड़ी हो जाओ। उनकी आवाज भी धीमी नहीं रही थी, लहजे की नरमी अंदर कहीं दफन हो गई थी। हाँ, कम से कम आपकी तरह रोज रोज जिल्लत। अलमीरा! वो दहाड़े थे। आईने में अपना भीगा हुआ चेहरा देखते हुए उसने निचला लब इतनी जोर से दांतों में दबाया था कि खून की बूंदें सफेद बेसन पर गिरी। बंद मुट्ठी बेसन पर मारते हुए वो रोना चाहती थी। उसे सांस नहीं आ रहा था। उसका दम घुट रहा था। हलक में कुछ अटक रहा था। जान निकल रही थी। वो बस रोना चाहती थी। बस रोना था और सब ठीक हो जाता। मगर आंखें बंजर थी। आंसू हलक में अटक कर सांसें जकड़ते थे। वो बंद मुट्ठी बेसन पर मारती हुई तकलीफ से दोहरी हो रही थी। खानान! वो तड़पी थी। अम्र खानान! उसकी सांसें, अलमीरा की सांसें, अलमीरा का दिल। खानान! वो बिलक गई, दोनों हाथों में चेहरा छुपाती हुई नीचे बैठती चली गई। मुझसे तो नहीं जिया जाता उसके बिना। उसके कान में सरगोशी की गई। ये लोग चुप क्यों नहीं होते थे? इतना शोर क्यों था उसके इर्द गिर्द? अपना घर बसाने का सोच रही हो, मेरे घर का क्या? वो निढाल हुई जिसमें जान बाकी न रही थी। मीरा, जो तुम्हारा है बस तुम्हारा है। और आप? बहुत से खदशात दिल में लिए डरते डरते हुए पूछा था। मैं ही सारा का सारा, बस तुम्हारा। हलक में अटकते आंसू के गोले के हटते ही उसकी सांसें बहाल हुई थी। सर दीवार से लगाए वो ढहसी गई थी। उठने की हिम्मत नहीं थी। आंखें सख्ती से नीचे जख्मी लब को हरकत देती हुई वो बस बार बार उन्हें ही बुला रही थी। आवाज नहीं निकलती थी।
मगर लबों की ज़ंबिश मखसूस थी। खानान। मेरा अम्र मुस्कुराया था उस दिन। अपनी माँ की मौत के बाद वो पहली बार मुस्कुराया था। लोग कहते थे वो गंदा खून है, खान कहलाने के लायक नहीं है, और तुमने उसे खानान कहा था। उसके नाम से पहले, सबसे पहले तुमने अम्र को खानान कहा था। मेरा अम्र बहुत खुश था उस दिन अलमीरा। वो मुस्कुरा रहे थे, घुटनों में सर देकर वो सिसक उठी थी। मेरा अम्र, उसने ज़ेरे लब दोहराया। आपके अम्र ने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया है आकाजान, जीने की हिम्मत ही नहीं रही। उसकी शिकायत पर आकाजान को चुप लग गई थी। वो गलत नहीं कह रही थी। सब जानते थे ये शिकायत बिला वजह नहीं थी। वो रात वो रात किसी को नहीं भूलती थी। किसी को भूल भी जाए, अलमीरा कैसे भूलती। उस रात के निशान उसके जिस्म पर थे, उसके बाजू पर जो वो ढक कर रखती थी, उसकी गर्दन की पिछली तरफ जहाँ लहरों की सूरत गिरते बाल पर्दा रखते थे, टखनों से ऊपर टांग पर और पेट पर। वो रोज उन निशानों को देखती थी। वो कैसे वो रात भूल जाती। कोई भी भूल सकता था, अलमीरा नहीं भूल सकती थी। मर गई थी वो उस रात, मर ही तो गई थी। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड, और मैं फर्स्ट एपिसोड से एक बात कहना भूल जाती हूँ कि अमर का जो कैरेक्टर लिखा है राइटर ने, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लिखी है। मतलब ऐसी रिस्पेक्ट मैंने पेरेंट्स के लिए देखी थी किसी भी नॉवल में अगर देखते हैं, और ये शायद मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं मेन लीड के लिए मैं ऐसी रिस्पेक्ट देख रही हूँ कि वो कमरे में आए थे या फिर उन्होंने चॉकलेट बढ़ाई उसके सामने, तो उन्होंने, और ऐसा कुछ मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे पढ़ने में। मैंने अब कभी पढ़ा नहीं है ना, तो ये मुझे ही अजीब लग रहा है या फिर आपको भी अजीब लग रहा है? क्योंकि कभी आदत नहीं रही। वैसे अच्छा है, ऐसी रिस्पेक्ट मैंने फर्स्ट टाइम देखी, लेकिन हाँ, अच्छा है, बुरा नहीं है। फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा रीड कर रही हूँ तो थोड़ा मुझे अलग-सा फ़ील हो रहा है। लेकिन अब थर्ड एपिसोड हो गया तो आदत हो गई थोड़ी-थोड़ी। और एपिसोड की बात करूँ तो अब हन्नान को ही दिखा रहे हैं सबका ज़िम्मेदार, और जो सीन है उससे तो मुझे भी अब हन्नान ही लग रहा है। तो अभी तो क्लियर नहीं है, और ये पास्ट की स्टोरी कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब बहुत कन्फ्यूज़ हो रही हूँ अभी तो मैं। हाँ, अभी थोड़ा-थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अलमीरा के साथ शायद ज़्यादती हुई है, जैसा वो रिएक्ट कर रही है, और फिर अब उसके इतने निशान की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, पता नहीं, और तुक्के ही मार रही हूँ, सही भी हो सकते हैं और गलत भी। और आपको कैसा लग रहा है एपिसोड, बताना ज़रूर। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना।